Hello everyone, we have already done part first of this chapter in the Kingdom of Fools of class 9th. Okay, in this second part we will do the explanation of the rest of the chapter and also do the question answers. So let's start. सबसे पहले मैं शुरू करने से पहले आपको पिछली कहानी बता देती हूँ कि क्या पढ़ा था हमने। इसमें पढ़ा था कि एक चोर जो है वो एक व्यापारी के घर में चोरी करने जाता है, तो अचानक से उसकी दीवार में छेद करके उसके अंदर एंटर करता है। जब वो चोरी का सामान लेके वापस आ रहा होता है तो वो दीवार गिर जाती है उसके ऊपर और वो चोर मर जाता है। तो चोर का जो भाई होता है ना, वो राजा के दरबार में जाता है, और क्योंकि ये जो राज्य है ये कौन सा है, मूर्खों का राज्य है, और वहाँ पे जाता है और वहाँ पे वो जाके कहता है कि ऐसे ऐसे मेरे निर्दोष भाई को तो उस दीवार ने मार दिया, यानी वो व्यापारी की दीवार थी, तो व्यापारी कसूरवार है। तो व्यापारी को बुलाया जाता है। व्यापारी कहता है मेरा क्या कसूर है, ये तो मिस्त्री का कसूर है। फिर मिस्त्री को बुलाया जाता है, वो कहता है मेरा भी कसूर नहीं है, इसमें एक नाचने वाली का कसूर है। वो गली में आ जा रही थी जिससे मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, तो उस नाचने वाली को बुलाया जाता है। तो फिर वो कहती है कि मेरा भी कोई कसूर नहीं है, मैंने गहने बनवाने के लिए एक सुनार को दिए हुए थे, वो गहने दे नहीं रहा था, जिसकी वजह से मुझे बार बार चक्कर काटने पड़ रहे थे। तो सुनार को बुलाया जाता है। फिर सुनार कहता है कि मेरा भी कोई कसूर नहीं है, अमीर व्यापारी के बेटे की शादी थी तो उसके गहने बनाने थे, पहले वो ऑर्डर पूरा करना था तब जाके मैं इसका ऑर्डर पूरा करता, और अमीर लोगों में तो धैर्य होता नहीं है। तो फिर वापस जो सुनार है वो बताता है कि यही वो व्यापारी है, इसके पिता ने ही मुझे बोला हुआ था। तो वो व्यापारी बेचारा कहता है, बहुत दुखी होता है, कहता है कि भी नहीं, मैं वो तो मेरे पिताजी थे। तो राजा कहते हैं नहीं, उसके बदले में किसी को तो सज़ा देनी पड़ेगी ना, वो तो चाहे तुम है चाहे कोई और भी है, अगर तुमने विरासत में उनकी प्रॉपर्टी ली है तो उसके पाप भी तो तुम्हें ही लेने पड़ेंगे ना। तो फिर वो क्या करता है कि वो राजा जो है वो अनाउंसमेंट कर देता है कि तुम्हें ना मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो उधर से फिर वो राजा जो होता है ना, वो मतलब अपने नौकरों को कह देता है एक नया लोहे का फंदा तैयार करो और स्टेक जो होता है, और वो स्टेक जब बनाते हैं तो वो देखते हैं कि वो थोड़ा बड़ा बन गया है, और बेचारा व्यापारी पतला दुबला पतला मरियल सा इंसान था। अब वो कहते हैं कि फंदा बड़ा बन गया तो बंदा सज़ा तो देनी है ना किसी न किसी को, तो ऐसा बंदा ढूंढो जो मोटा हो। अब इससे पहले क्या हुआ था कि एक शिष्य और उसका गुरु दोनों उस देश में आए थे। उन्होंने देखा कि यहाँ बड़ी अजीब चीज़ें हैं, लोग जो काम दिन में करने होते हैं वो रात को करते हैं, जो रात को करने होते हैं वो दिन में करते हैं, और हर चीज़ एक ही डुडू में मिलती है। इस लालच में आके चेला वहीं रह गया था इन मूर्खों के देश में, और वो खा खा के मोटा हो चुका था। गुरु चला गया था। तो जब नौकर राजा के नौकर ढूंढने गए उस मोटे आदमी को, तो उनकी नज़र उस चेले के ऊपर ही पड़ी, और उन्होंने सोचा कि उस फंदे में फिट होने के लिए ये आदमी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब देखते हैं कि इस स्टोरी में आगे क्या होता है। वट हैव आई डन रॉन्ग। अब जब राजा के नौकरों ने या राजा के बैलिफ्स ने, जो गार्ड थे, उन्होंने क्या किया, उसको चेले को पकड़ लिया। तो चेला कहता है कि मैंने क्या गलत किया है, आई एम इनोसेंट, मैं तो निर्दोष हूँ, आई एम ए सन्यासी, मैं तो एक सन्यासी हूँ ना। ही क्राइड, वो चिल्ला चिल्ला के बोला, दैट मे बी ट्रू। तो अब जो गार्ड थे, रक्षक थे, वो कहने लगे ये सच हो सकता है, बट इट्स द रॉयल डेक्री, ये तो शाही आदेश है, दैट वी शुड फाइंड ए मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक, कि हमें एक ऐसे आदमी को ढूंढना है जो इतना मोटा हो जो इस फंदे में पूरा आ जाए। दे सैड, अब उन गार्ड्स ने बोला, एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और उसको उस फांसी वाली जगह पर उठाकर, या जहाँ काटना था उसको वहाँ पर लेकर चले गए। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स, और तब जाके चेले को अपनी गुरु की बात याद आ गई कि गुरु ने कहा था ना कि ये मूर्खों का देश है, पता नहीं अगले पल क्या करेंगे। दिस इज़ द सिटी ऑफ फूल्स, यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट। तो उसके गुरु ने कहा था कि ये मूर्खों का देश है, ये पता भी नहीं तुम्हें चलेगा कि अगले ही पल तुम्हारे साथ क्या कर देंगे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, अब जो चेला था ना, वो बेचारा वहाँ बैठा मौत का इंतज़ार कर रहा था। ही प्रे टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, और मन ही मन में ना वो अपने गुरु को भी याद कर रहा था। अब गुरु तो गुरु होता है ना, तो गुरु चेला पुकारे और गुरु ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेयर एवर ही वॉज, तो वो अंदर ही अंदर दिल में रो रो के यही कह रहा था कि गुरुजी मेरी आवाज़ सुनो, मेरा दिल रो रहा है, तुम जहाँ पे भी हो मेरी आवाज़ सुनो, मुझे आपकी ज़रूरत है। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन ए विज़न, अब जो गुरु था वो तो अंतर ध्यान में सब कुछ देख लेते थे, ठीक है। ही हैड मैजिक पावर्स, अब उसमें तो चमत्कारी शक्ति थी गुरु के अंदर। ही कुड सी
फार, तो क्योंकि ही कुड सी फार का मतलब कि वो दूरदृष्टा थे, यानी भविष्य में होने वाली चीज़ों को देख सकते थे। ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट। अब जो गुरु था चेले का, वह तो भविष्य भी देख लेता था, जैसे बिल्कुल वर्तमान देख सकता था वैसे वो भविष्य भी देख सकता था कि भविष्य में क्या होने वाला है। तभी तो गुरु ने कहा था कि पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो जाए, चल यहाँ से। एंड द पास्ट, और अतीत के बारे में भी गुरु बताता था। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल। अब जब गुरु ने अंतर ध्यान में अपने चेले की पुकार सुनी तो वो अपने चेले को बचाने के लिए पहुंच गया। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच अ स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड। उस चेले के पास जिसने अपने भोजन के प्रति प्यार की वजह से अपने आप को इस मुसीबत में डाल लिया था। एज सुन एज ही अराइव्ड, और जैसे ही गुरु वहाँ पहुँचा, ही स्कॉल्डेड द डिसिपल, तो आते ही उसने सबसे पहले तो चेले को डांटा। एंड टोल्ड हिम समथिंग इन ए विस्पर, और धीरे से उसके कान में ना कुछ फुसफुसा के बोला। देन ही वेंट टू द किंग, और उसके बाद फिर जो राजा था, वो गुरु था, वो राजा के पास गया। एंड एड्रेस्ड हिम, और जाके उसको बोला, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स हु इज़ अ ग्रेटर। जाके बोला, अरे ओ बुद्धिमान राजाओं के राजा, हु इज़ ग्रेटर, आप बताओ कि महान कौन है, द गुरु और द डिसिपल, कि गुरु बड़ा होता है या महान होता है या चेला महान होता है। ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट। वाई डू यू आस्क। अब राजा, चलो माना कि बुद्धिमान बेवकूफ़ था, लेकिन कुछ एक अकल तो रही होगी ना। तो अब जो राजा था उसने बोल दिया कि निस्संदेह गुरु ज़्यादा बुद्धिमान होता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। वाई डू यू आस्क, तुम ऐसा क्यों पूछते हो। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तो गुरु कहता है फिर मुझे पहले फंदे पर चढ़ाओ ना। पुट माई डिसिपल टू डेथ, चेले को मौत के घाट उतारना। ओके। When the disciple heard this, अब जब चेले ने ये बात सुनी, he understood, अब वो भी समझ गया, क्योंकि गुरु ने पहले कान में कुछ कह रखा था, तो वो चेला भी समझ गया। एंड बिगेन टू क्लैमर, क्लैमर होता है बहुत शोर करना, हंगामा करना, तो उसने बहुत ज़्यादा शोर शराबा करना शुरू कर दिया। मी फर्स्ट, और कहने लगा नहीं पहले मुझे मारना। यू ब्रॉट मी हेयर फर्स्ट, पहले तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो ना। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, इसलिए पहले मुझे ही मारना, नॉट हिम, उसको नहीं। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गॉट इनटू ए फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। अब राजा के सामने ही जो गुरु और चेला था ना, वो दोनों इस तरह से लड़ाई करने लगे इस बात पर कि पहले कौन मरेगा। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर। अब राजा भी इस व्यवहार को देखकर ना बड़ा पजल हो गया, परेशान हो गया। ही आस्क्ड द गुरु, और उसने गुरु को बोला, वाई डू यू वॉन्ट टू डाई, तुम क्यों मरना चाहते हो। वी चॉज हिम बिकॉज वी नीडेड ए फैट मैन फॉर द स्टेक। तो राजा ने गुरु को बोला, हमने तो उसको इसलिए चुना है क्योंकि हमें एक मोटा आदमी चाहिए था जो इस फंदे पर जिसे हम मार सकें। यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। अब गुरु ने कहा, महाराज मुझसे ऐसे सवाल मत पूछिए, बस मुझे पहले मौत के घाट उतार दीजिए। वाई, तो क्योंकि जो राजा था उसको शक था, वो कहता भी क्यों, देयर इज सम मिस्ट्री हियर, कुछ तो रहस्य है इसमें। एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। तो राजा कहता है कि आप बुद्धिमान आदमी हो, आपको समझाना चाहिए मुझे कि आप क्यों मरना चाहते हो पहले। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू, आस्क द गुरु। अब गुरु कहते हैं, राजा जी अगर मैं आपको सच्चाई बता दूं ना, तो अगर मैं सच्चाई बता दूं तो आप मुझसे वादा करो कि आप मुझे पहले मौत के घाट उतार दोगे। द किंग गेव हिम हिज सॉलम वर्ड। अब राजा ने क्या किया, अपना वचन दे दिया। राजा ने चेले को क्या कर दिया, वचन दे दिया कि हाँ भाई मैं तेरी बात रखूँगा और तुम्हें पहले मौत के घाट उतारूँगा। द गुरु टुक हिम असाइड। अब जो गुरु था वो राजा को एक तरफ ले गया, ठीक है, एक तरफ ले गया, एक साइड में ले गया, आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, ताकि जो राजा के नौकर थे वो राजा की किसी भी बात को सुन ना सकें, या राजा को जो वो बताने वाला था तो उसके नौकर जो हैं वो राजा की इस बात को सुन ना सकें। इसलिए राजा नौकरों से दूर राजा को ले गया। एंड विस्पर टू हिम, और धीरे से ना उस गुरु ने राजा को कुछ कहा, मतलब नौकर तो सुन नहीं पाए। डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ। तो गुरु ने कहा, आप जानना चाहते हैं ना कि हम इसी वक्त क्यों मरना चाहते हैं, द टू ऑफ अस, और हम दोनों ही क्यों मरना चाहते हैं, मतलब कारण तो पता होना चाहिए ना कि आफ्टर ऑल हम दोनों क्यों मरना चाहते हैं।
We have been all over the world but we have never found a city like this. अब गुरु कहता है कि हमने तो ना पूरी दुनिया का भ्रमण किया, सारी दुनिया में जाके आए, लेकिन हमें ऐसा शहर नहीं मिला। कैसा शहर? जैसा ये वाला शहर है। और कि ए किंग लाइक यू, और आपके जैसा हमें कोई राजा नहीं मिला पूरी दुनिया में। दैट स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस। ये जो फंदा बना है ना, ये न्याय के देवता का फंदा है। इट्स न्यू, और बिल्कुल नया भी है। इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, और आज से पहले इस पर कभी किसी अपराधी को भी नहीं मारा गया। Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country. और जो पहले मरेगा ना इस फंदे के ऊपर, वो इस देश का राजा बन के पैदा होगा। And whoever goes next will be the future minister of this country. और जो बाद में मरेगा वो इस देश का क्या? मंत्री बन के पैदा होगा। We are sick of our ascetic life. ascetic होता है साधुता वाली, सन्यासी। हम अपने इस सन्यासी जीवन से परेशान हो गए हैं। इट वुड बी नाइस टू एन्जॉय आवर सेल्स एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर ए वाइल। तो अच्छा यही होगा कि कम से कम अगले जीवन में ही सही, मतलब हम राजा और मंत्री बन के ही आनंद ले। नाउ कीप योर वर्ड माई लॉर्ड। तो जो गुरु था वो कहता है, राजा अब अपना वचन निभाओ। एंड पुट अस टू डेथ, मी फर्स्ट रिमेंबर। अब हमें मौत के घाट उतार दो और मुझे पहले उतारना, अब याद रखो। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थाट। अब जो राजा था ना वो तो गहन चिंतन में पड़ गया। ही डिड नॉट वॉन्ट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। अब जो राजा था वो तो अपने अगले जन्म में भी इस राज्य को खोना नहीं चाहता था। ही नीडिड टाइम। तो राजा ने कहा मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे। तो राजा ने नौकरों को आदेश दे दिया कि फांसी जो है या फंदे जो उसको मारना है वो कल तक काम टाल दिया जाए, यानी फांसी देने का काम कल तक टाल दिया जाए। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर। और राजा ने चुपके से गुप्त रूप से अपने मंत्री से बात की। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। तो राजा कहता है ये तो अच्छी बात नहीं होगी कि हम अगले जन्म में अपना राज्य किसी और को दे दें। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवर सेल्स। तो अच्छा यही है ना, हम ही क्यों ना इस फंदे पर मर जाएं। एंड वी विल बी रिबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन। और दोबारा से इसी देश के राजा और मंत्री बन के पैदा होंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, क्योंकि साधु कभी झूठ नहीं बोलते। ही सैड। अब ये तो सत्य है कि साधु झूठ नहीं बोलते, लेकिन उस साधु को इसलिए झूठ बोलना पड़ा क्योंकि वो दोनों बेवकूफ़ थे और उस राज्य का नुकसान ही कर रहे थे। तो और वो एक निर्दोष को बचाना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने झूठ बोला था। होली मैन डू नॉट टेल लाइज। लेकिन राजा के लिए ये बात तो सत्य थी कि साधु कभी झूठ नहीं बोलते। एंड द मिनिस्टर एग्रीड। अब जो मंत्री था ना वो भी राजी हो गया भी, हाँ ठीक है, मर जाते हैं अगले जन्म में तो मैं मंत्री और आप राजा बन के पैदा होंगे। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स। इसलिए राजा ने ना जो फंदा पर चढ़ाने वाले लोग थे, फांसी देने वाले लोग थे, उनको बोला वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट, कि आज रात हम 2 अपराधियों को तुम्हारे पास भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू डेथ फर्स्ट। जो आदमी पहले आएगा ना तुम्हारे पास उसे पहले मार देना। देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन। और फिर जो दूसरे नंबर पर आएगा उसको बाद में मार देना। दोज आर माई ऑर्डर्स। ये मेरे ऑर्डर हैं। डोंट मेक एनी मिस्टेक। कोई भी गलती मत करना। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन। और उसी रात राजा और मंत्री चुपके चुपके जेल में गए। रिलीज्ड द गुरु एंड द डिसिपल। उन्होंने चेले और गुरु दोनों को रिहा कर दिया। डिस्ग्यूज्ड देमसेल्व्स एज द टू। डिस्ग्यूज्ड होता है भेष बदलना। और दोनों ने गुरु और चेले का भेष बना लिया। एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड विद रॉयल सर्वेंट्स। और जैसे कि शाही नौकरों को पहले ऑर्डर दिया हुआ था, वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड। और उन दोनों को, क्योंकि नौकर जो थे वो पहचान नहीं पाए राजा और उसके मंत्री को, क्योंकि उन्होंने भेष बदला हुआ था, तो वो उन दोनों को फंदे पर ले गए। एंड प्रॉम्प्टली होता है एट वंस, तुरंत। एग्जीक्यूटेड, उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया, दोनों को फंदे पर चढ़ा दिया गया। व्हेन द बॉडीज वर टेकन डाउन टू बी थ्रोन टू द क्राउड्स। और वहाँ पे रिवाज क्या था कि जो भी ऐसे मरता था तो उसकी लाश को कौवों के आगे डाल दिया जाता था, यहाँ वल्चर्स गिद्धों के आगे। तो जब उनकी बॉडी को फंदे से नीचे उतारा गया ताकि कौवों और गिद्धों को डाल दिया जाए, द पीपल पैनिक्ड। अब लोग तो देख के डर गए।
दे सॉ बिफोर दैम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर, उन्होंने देखा कि उनके सामने तो राजा और मंत्री की लाशें पड़ी हैं। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन, पूरा शहर जो था वो तो तनाव में आ गया। ऑल नाइट दे मॉन्ड होता है दुख में रोना, एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, सारी रात सारे जो शहर के लोग थे वो दुख में रोते रहे और उस राज्य के भविष्य के बारे में चर्चा करते रहे कि अब राजा नहीं होगा तो दूसरा कोई राजा आके कब्जा कर लेगा, हम करेंगे क्या अब। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसिपल, अब उसी भीड़ में से यानी शहर के लोगों में से ही कुछ लोगों ने उस गुरु और चेले के बारे में सोचा। एंड caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed, और जाके उस शहर वालों ने क्या किया कि चेले और गुरु दोनों को उस वक्त पकड़ लिया जब वो दोनों शहर छोड़कर बस जाने ही वाले थे, वो भी बिना बताए किसी को। वी पीपल नीड ए किंग एंड ए मिनिस्टर सैड समवन, तो जो भीड़ उनको पकड़ के खड़ी थी उन्होंने जाके बोला कि हमें एक राजा और एक मंत्री की ज़रूरत है। अदर्स एग्रीड, बाकी लोग राजी हो गए। दे बेग्ड द गुरु एंड द डिसिपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर, और जो लोग थे उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रार्थना की गुरु और चेले से कि तुम हमारे राजा और मंत्री बन जाओ। बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु, गुरु को मनाने में, परसुएड होता है मनाना, तो गुरु को मनाने में तो बहुत वक्त लगा। दे फाइनली एग्री टू रूल द किंगडम। अब क्या था, इट डिड नॉट टेक मैनी आर्गूमेंट्स टू परsuade द डिसिपल, चेले को मनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा उन्हें, चेला तो तैयार ही था। बट इट टुक लॉन्गर टू परsuade द गुरु, लेकिन गुरु को मनाने में उन्हें वक्त लगा। दे फाइनली एग्री टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर, तो आखिर वो गुरु और चेला दोनों राजी हो गए उस मूर्ख राजा और बेवकूफ़ मंत्री की जगह लेने के लिए, ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, और इस शर्त पर कि जितने भी पिछले नियम हैं वो शहर वाले उन सभी नियमों को बदल देंगे। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे, और तब से रात फिर से रात हो गई और दिन फिर से दिन हो गया। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर ए डू, और अब उस राज्य में, उस शहर में एक डुडू में कुछ भी नहीं मिल सकता। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, और बाकी जगहों की तरह वो भी एक आम जगह हो गई जहाँ किसी भी चीज़ को उसकी वैल्यू के हिसाब से उसकी कीमत रखी जाती है। तो बेसिकली ये एक कन्नड़ भाषा में लिखी हुई स्टोरी थी, तो जिसको A.K. रामानुजन ने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। तो उनकी एक बुक है फॉक टेल्स फ्रॉम इंडिया, तो उसी में से ली गई ये एक कहानी है। नाउ इट्स द टाइम टू डू द क्वेश्चन आंसर्स, लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स इन द किंगडम ऑफ फूल्स NCERT सॉल्यूशंस। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज what are the two strange things the guru and his disciple find in the kingdom of fools? उन बेवकूफ़ों के राज में गुरु और चेले को कौन सी दो चीज़ें थी जो बहुत अजीब लगी थी? Two strange things observed by the guru and his disciple are as follows. अब जो दो चीज़ें गुरु और चेले को उन्होंने ऑब्जर्व की कि वो थोड़ी स्ट्रेंज हैं, वो इस प्रकार हैं। इन द किंगडम पीपल स्लेप्ट थ्रू आउट द डे, एक तो ये था कि उस राज्य में लोग सारा दिन सोते थे, एंड इवन एनिमल्स, यहाँ तक कि जानवर भी सोते थे, एंड इवन एनिमल्स डिड नॉट डेयर वेंचर, वेंचर मीन्स हिम्मत करना, वेंचर आउट मतलब बाहर निकलना, डेयर वेंचर आउट बाहर निकलने की हिम्मत करना ड्यूरिंग डे टाइम, यहाँ तक कि जानवर भी दिन के वक्त बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। ऑल वर्क वॉज डन ड्यूरिंग नाइट ओनली, सारे काम धंधे जो थे वो सिर्फ रात को ही होते थे। तो पहली बात तो ये थी दिन रात था और रात दिन थी। एवरीथिंग कोस्ट 1 डुडू, और सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट और स्ट्रेंज चीज़ क्या थी कि वहाँ हर चीज़ जो थी वो 1 डुडू की थी, यानी हर चीज़ की कीमत 1 डुडू थी। द लोकल करेंसी, जो वहाँ की लोकल करेंसी थी, बी इट गोल्ड और बनाना, चाहे आपने सोना खरीदना है चाहे केला, फॉर फूल्स एवरीथिंग हैड सेम वैल्यू, उन मूर्खों के लिए तो हर चीज़ की एक जैसी कीमत थी। इन अ वे पीपल वर नॉट कैपेबल ऑफ जजिंग द ट्रू वर्थ ऑफ ए थिंग, एक तरह से ये कह सकते हैं कि वहाँ के लोग या राजा जो था वो उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं थी, इतनी योग्यता नहीं थी कि वो किसी चीज़ की सही वैल्यू को जज
सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द डिसिपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इज इट ए गुड आइडिया। तो जो चेला था उसने बेवकूफ़ों के उस राज्य में ही ठहरने का निर्णय क्यों लिया, क्या ये उसका सही आइडिया था। द डिसिपल थिंक्स ऑफ द ईजी लाइफ अहेड। अब जो चेला था ना वो तो सिर्फ ये सोच रहा था यहाँ आराम की लाइफ है, तो वो अपनी आने वाली आरामदायक ज़िंदगी के बारे में सोचता है। He thinks that he could afford all pleasures of life without worrying about monetary budget. तो वो सोचता है कि वो अपनी ज़िंदगी की जितनी भी खुशियां हैं खाने पीने से संबंधित या और जो भी खुशियां हैं वो बिना पैसे के बजट के ज़्यादा सोचे पूरी कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, ही ड्रीम्स ऑफ रेलिशिंग एवरी रिच फूड ऑन ऑफर एज एवरीथिंग कोस्ट सेम इन दैट किंगडम। और वो हर वो स्वादिष्ट चीज़ जिसका उसने सपना देखा है वो उसको एक ही कीमत में उस राज्य में ले भी सकता है, उसको खा के पूरा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑल द पीपल हु आर ट्राइड इन द क्वींस कोर्ट एंड गिव द रीजंस फॉर देयर ट्राई। ओके, उन लोगों के नाम बताने हैं आपने जो राजा के दरबार में बुलाए गए, एंड गिव द रीजंस फॉर देयर ट्रायल, और उनको क्यों बुलाया गया यानी उनके ट्रायल का, उनकी पेशी का कारण क्या था। ओके, द मर्चेंट वॉज द फर्स्ट एक्यूज्ड। सबसे पहले तो व्यापारी पर आरोप लगा, जो यानी सबसे पहला जो आरोपी था वो था व्यापारी, बिकॉज हिज हाउस वॉल कोलैप्स्ड, क्योंकि उसके घर की दीवार गिर गई थी, एंड किल्ड द थीफ, और उस दीवार ने एक चोर को मार दिया था। द नेक्स्ट पर्सन वॉज द ब्रिकलेयर। दूसरा आदमी कौन था, मिस्त्री था। एज इट वॉज थॉट हिज बैड वर्कमैनशिप क्रिएटेड ए वीक वॉल, क्योंकि ये सोचा गया कि उस मिस्त्री की ने अच्छा काम नहीं किया दीवार बनाने का, तो जिसकी वजह से दीवार गिरी या दीवार कमजोर बनी। देन द डांसर वॉज एक्यूज्ड ऑफ डिस्ट्रैक्टिंग द ब्रिकलेयर रिजल्टिंग इन पुअर क्वालिटी ऑफ द वॉल। और तब उसके बाद आरोप लगा, तीसरा आरोपी थी वो एक नाचने वाली, जिसने उस मिस्त्री का ध्यान था डिस्ट्रैक्ट किया यानी कि अपनी तरफ भटकाया, और जिसका परिणाम ये हुआ कि दीवार की जो क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं बन पाई। नेक्स्ट एक्यूज्ड वॉज द गोल्ड स्मिथ। अगला आरोपी था सुनार, who called the dancer time and again to deliver the jewelry, which in turn led to the destruction of the bricklayer। जिसने उस नाचने वाली को बुलाया टाइम पर, लेकिन वो टाइम पर उसके गहनों की डिलीवरी नहीं कर पाया, जिसकी वजह से जो ब्रिकलेयर मिस्त्री था, मतलब ईंटें लगाने वाले था, उसका ध्यान भटका। द गोल्ड स्मिथ पास्ड द बक ऑन द मर्चेंट्स फादर। अब सुनार ने भी सारे का सारा जो तमाशा था या सारे का सारा आरोप था वो उस व्यापारी के पिता पर लगा दिया। As his pressure on the goldsmith delayed the finishing of dancer's work, क्योंकि उस नाचने वाली के काम पूरा ना करने के पीछे उस व्यापारी के पिता का दबाव ही था उस सुनार पर। एट लास्ट द व्हील टर्न्ड फुल सर्कल, और आखिर में ये पूरा चक्र खत्म होता है। एंड द ब्लेम केम बैक टू द ओरिजिनल मर्चेंट, और आरोप जो है वो दोबारा से वास्तविक उसी व्यापारी पर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द रियल कल्प्रिट। वास्तव में असली अपराधी था कौन, अकॉर्डिंग टू द किंग, राजा के मुताबिक। ओके, वो राजा के मुताबिक असली दोषी कौन था, एंड व्हाई डज ही एस्केप पनिशमेंट, फिर वो सजा से कैसे बच जाता है। द किंग अप्लाइड हिज वर्ड लॉजिक, वर्ड होता है स्ट्रेंज। ओके, द किंग अप्लाइड हिज वर्ड लॉजिक टू कम टू द कंक्लूजन। अब राजा ने एक बहुत ही अजीब सा तर्क इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए लगाया, दैट एज द मर्चेंट इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम हिज फादर, कि इस व्यापारी ने अपने पिता से विरासत में हर चीज़ ली है, सो ही शुड टेक द शेयर ऑफ हिज फादर्स सिन एज वेल। तो उसके पिता के जो पाप हैं, सिन होता है पाप, तो उसके पापों का भी हिस्सेदार उसको बनना पड़ेगा। एज द मर्चेंट वॉज टू थिन टू फिट ऑन द न्यू एग्जीक्यूशन, लेकिन वो व्यापारी इतना पतला था कि उस नए फंदे पर फिट ही नहीं आ पाया। सो ही एस्केप्ड एग्जीक्यूशन, तो इसलिए वो फांसी से बच गया। द किंग कंक्लूडेड दैट ए फैट मैन इनफ टू फिट द स्टेक विल सर्व द पर्पज। तो राजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि एक मोटा आदमी इस स्टेक में फिट हो जाएगा, इस फंदे में फिट हो जाएगा, जो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए काफ़ी है, यानी मारना है बस किसी को, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम। राजा जो गुरु के बुद्धिमत्ता पूर्वक शब्द थे ना वो क्या थे, उसने चेले को क्या कहा। व्हेन डज दिस डिसिपल रिमेंबर देम, और चेले को वो शब्द कब याद आए। द गुरु सेड दैट यू नेवर नो दैट दोज फुलिश पीपल वुड डू टू यू नेक्स्ट। तो गुरु ने कहा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये बेवकूफ़ लोग तुम्हारे साथ अगले ही पल क्या कर देंगे। When disciples life was at stake, जब उस चेले की जिंदगी खुद दांव पर लगी, then he remembered his guru's वर्ड्स ऑफ विजडम, तब उस चेले को अपने गुरु के उस बुद्धिमत्ता पूर्वक शब्द याद आए। दिस इज़ नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर, ये एक आम मानवीय व्यवहार है। हम जब टाइम पे किसी को समझाते हैं तो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन जब वास्तव में किसी ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं तब वो शब्द याद आते हैं कि हाँ फलां आदमी ने या फलां इंसान ने मेरे को इस बात के लिए समझाया था। ड्यूरिंग गुड टाइम्स वी टेंड टू फॉरगेट द गुड टीचिंग्स ऑफ आर टीचर्स, क्योंकि अच्छे वक्त में क्या होता है कि अपने अध्यापकों के द्वारा सिखाई गई अच्छी चीज़ें भी हम भूल जाते हैं। एंड वेल विशर्स, और जो हमारे वेल विशर्स होते हैं जैसे कि माँ बाप या और जो हमारा भला चाहते हैं, हम उनकी बातें भी भूल जाते हैं अच्छे वक्त में। तो इट इज़ ओनली व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, और लेकिन जब बुरा वक्त आता है या बहुत मुश्किल वक्त आता है ना, वी टेंड टू रिमेंबर दैम, तो तब हम उनको याद करते हैं। वी यूजुअली रिमेंबर गॉड ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ क्राइसिस, हम तो मुश्किल के वक्त में ही भगवान को भी याद करते हैं। तो इंसान की बातें तो बहुत दूर की बात है, मुश्किल में ही हम भगवान को याद करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिपल्स लाइफ। अब गुरु ने अपने चेले की जिंदगी कैसे बचाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द गुरु ट्राइज टू कन्फ्यूज द किंग। अब जो गुरु था ना उसने राजा को थोड़ा कन्फ्यूज कर दिया, ठीक है, विचलित कर दिया। बाय एक्सप्रेसिंग हिज डिजायर टू बी किल्ड फर्स्ट, ये कहकर कि वो पहले मरना चाहता है। यानी गुरु राजा के पास जाके ये कहता है कि मैं पहले मरना चाहता हूँ, इस बात से राजा थोड़ा विचलित हो जाता है। देन टू फर्दर कन्फ्यूजन द किंग ही टेल्स द स्टोरी ऑफ बिकमिंग द किंग इन द नेक्स्ट इनकारनेशन। तो दूसरे अपने यानी पुनर्जन्म, इनकारनेशन होता है पुनर्जन्म, तो अपने अगले जन्म में या अपने पुनर्जन्म में राजा बनने की जो कहानी है, ये बात राजा को और भी ज़्यादा कंफ्यूज कर देती है। अपेरेंटली होता है क्लियरली, स्पष्ट रूप से। अपेरेंटली इट में साउंड लाइक ए केस ऑफ प्योर लाई टू सेव योर डियर वंस लाइफ। तो स्पष्ट था कि ये एक बिल्कुल पूरा झूठ था, सिर्फ अपने किसी प्यारे को बचाने के लिए। बट इफ़ वी गो डीपर कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, लेकिन अगर हम इस बात पर बहुत गहराई से सोचें या वैसे भी सोचें, द सेग इज ट्राइंग टू सेव एवरीबॉडीज लाइफ इन द किंगडम। तो जो साधु था ना वो वास्तव में उस राज्य में सभी की ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ऐसी सिचुएशन तो बाद में कभी भी किसी के ऊपर भी आ सकती थी ना, राजा किसी को भी उठा के कभी भी मार सकता था। तो अल्टीमेटली ही इज़ एबल टू पुल एवरीबडी आउट ऑफ द माइजरी ऑफ लिविंग इन द किंगडम ऑफ फूल्स। तो आखिर जो गुरु था वो वास्तव में सभी की ज़िंदगी बचाने में कामयाब रहा, यानी उस बेवकूफ़ों के राज्य में रहने वाले सभी लोगों का जीवन जो दुखी होने वाला था या तकलीफ़ों से भरने वाला था, उन तकलीफ़ों से बचाने में वो साधु जो था वो कामयाब हुआ। ओके, विद इट वी हैव कंप्लीटेड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर एज वेल एज द क्वेश्चन आंसर्स of this chapter also. Hope you understand the question answers and the explanation, and try to listen it and try to understand it, so that you can easily understand the concept. Okay, and finally please like and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.